नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 30 सितंबर 1995 11:04 पे आपका सुबह के समय जन्म हुआ है। उम्र हो गई है आपकी 24 साल, 25वें वर्ष में आप चल रहे हैं। आपकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की ही कुंडली है। वृश्चिक लगन मंगल का लगन है और चंद्रमा वहाँ बैठे हुए यानी राशि के मालिक भी मंगल हैं। यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक जब मंगल होते हैं तो मंगल एक साहसिक प्लैनेट कहलाता है, ऊर्जावान प्लैनेट कहलाता है। और जीवन में अगर आपके पास ऊर्जा का भंडार है, आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा है, आप बहुत अधिक मेहनत कर सकते हैं, तो सही जगह पर अगर वो मेहनत लग जाए तो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करता है। ये मंगल के गुणों के साथ अधिकतर देखा गया है। आपकी लग्न और राशि दोनों का मालिक जो मंगल है वो 12वें घर में है। 12वां घर व्यय स्थान कहलाता है। लग्नेश का 12वें घर में जाना अपनी ऊर्जा का व्यय करना, यानी व्यक्ति को बहुत समय तक तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपनी एनर्जी को लगाना कहाँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है बेकार के कार्यों में एनर्जी लगाते हैं, किसी के अन्य के कार्यों में एनर्जी लगा रहे हैं, बिना बात की कहीं चल दिए किसी के साथ। मतलब उनके जो एफ़र्ट्स हैं, जहाँ अपने कार्य के लिए एफ़र्ट्स होने चाहिए वो इतने एफ़र्ट्स नहीं होते हैं जितने औरों के लिए होते हैं, या एनर्जी का वेस्ट करना। अब ये मंगल राहु के साथ भी है। इसको कहते हैं मंगल राहु का योग, द्वादश में अंगारक योग बनाता है। ये है एनर्जी को वेस्ट करने का, क्रोधित होने का, छोटी बातों पे क्रोधित हो जाना, मन का उखड़ जाना, इस प्रकार की कंडीशन को ये प्लैनेट शो करता है। यानी लग्न और राशि का मालिक जब द्वादश में हो तो ये एक अच्छा योग आपकी कुंडली में नहीं है। द्वादश में प्लैनेट जब पहुंच जाता है, कोई एक चीज़ तो स्थिर हो, आपके लगन यानी आपकी बॉडी, आपका मन यानी आपकी राशि, दोनों के ही लॉर्ड अब 12वें घर में हैं, तो ये इस कुंडली का एक कमज़ोर फैक्टर हुआ। अब ये मंगल यहाँ पीड़ित है, ऐसे मंगल को मैं पीड़ित कहता हूँ। पीड़ित मंगल, धैर्य का खो जाना, क्रोधित होना, छोटी बातों पे परेशान हो जाना। अब यही मंगल देखिए, आप यहाँ भी देखिए सूर्य केतु के साथ मंगल की ही राशि में है, तो फिर से ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को शो कर रहा है। मंगल जब द्वादश भाव में हो तो ये मांगलिक दोष भी बनाता है। चलिए लगन में बैठे प्लैनेट के बारे में बात करूँ। लगन में बैठा है बृहस्पति और चंद्रमा। जब पंचमेश, द्वितीयेश और नवमेश दोनों लगन में बैठें, ऐसा व्यक्ति दानी, धार्मिक और सत्यवादी किस्म का होता है। यानी ईश्वर में आस्था रखता है, धार्मिक कार्यों में आस्था रखता है, घर परिवार से उसे सपोर्ट मिलती है। ऐसे योग भी आपका इस कुंडली में है कि अगर आप जीवन पर्यंत कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको किसी न किसी साधनों से पैसे मिलते रहेंगे, खाना पीना आपका चलता रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग है। ये एजुकेशन के लिए भी ठीक है, ये बुद्धि के लिए भी ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए भी ठीक है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर बड़ी एजुकेशन करने में भी सक्षम होगा। तो ये अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया। बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम में शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए कुछ बाधा का संकेत देता है, क्योंकि सप्तांश कुंडली जो संतान के लिए देखी जाती है वहाँ पर द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। शनि भी वहीं है, बुध भी वहीं है, शुक्र भी वहीं है। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपको संतान प्राप्ति में विघ्न डालने वाला या देरी देने वाला कॉम्बिनेशन है। जब भी आपकी विवाह हो तो विवाह के समय में आप अवश्य ये देखें कि आपकी पत्नी की कुंडली में विवाह का योग संतान का योग कैसा है। चलिए शनि की बात करते हैं। चतुर्थेश का चौथे घर में आना, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलता है, घर परिवार से सहयोग मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, रहने के लिए मकान मिलता है, पैतृक संपत्ति का सहयोग भी मिलता है। शनि का चौथे घर में होना इस प्रकार के परिणाम देता है। शुक्र जो कि सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव का कारक है, नीच का होकर एकादश भाव में बैठा है। जब सप्तमेश और कारक नीच हों तो वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। विवाह ना कराना, विवाह का देरी से कराना और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देना, ऐसे कॉम्बिनेशन दर्शाता है। इस कुंडली में मैरिड लाइफ में काफ़ी समस्या मुझे दिखाई दी है, उसका इंडिकेशन मुझे आपकी नवांश कुंडली में भी दिखाई दिया। नवांश में देखिएगा आप, 7वें घर का मालिक बुध है, ये पत्नी स्थान का मालिक है, यहाँ बैठा हुआ है ये 8वें घर में। इस पर शनि और मंगल का प्रभाव है, अन्य कोई शुभ प्रभाव यहाँ नहीं आ पा रहा है। इसलिए ये हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अधिक कमज़ोर कुंडली मुझे यहाँ लगी है।
आप देखिए वह नवांश कुंडली का जो लग्नेश है बृहस्पति वो द्वादश भाव में, फिर से उसके ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव आ गया, यानी कोई भी शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है, हर बार अशुभ प्रभाव है। शादी ना होने के भी योग हैं इस कुंडली में, बहुत देरी से संतान शादी होना, और शादी अगर हो भी जाए तो मैरिड लाइफ वाइज ये चार्ट बड़ा कमज़ोर है। मैंने ऐसे चार्ट्स को देखकर बहुत बार देखा है कि ऐसे लोगों की पहली शादी नहीं चलती, मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन उनको बनते हैं, डाइवोर्स का सामना करना पड़ता है। बाकी इन चीज़ों की कंप्लीट स्थितियाँ पत्नी की कुंडली से भी दिखाई देती हैं। एकादश का मालिक है बुध, एकादश भाव में बैठा हुआ है, प्राप्तियों के भाव में है, साथ में सूर्य है, यानी कर्म से लाभ मिलेगा, कर्म करके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कर्म करके फ़ायदा मिलेगा, कर्म करके सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। वैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हॉरोस्कोप के प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, थोड़ा नवांश देखा। अब दशा पे प्रकाश डालूंगा कि शुक्र की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र को एक अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया, क्योंकि ये दो खराब स्थान का मालिक है, सप्तम भाव और द्वादश भाव। अब सप्तम और द्वादश के परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव अगर नौकरी का है तो सप्तम भाव विवाह का है, 12वां घर अगर दूर स्थान का है, यात्राओं का है, स्थान चेंज का है, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो मंगल है वो भी 12वें घर में ही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जीवन में स्थान परिवर्तन करके कार्य करते हैं, दूर स्थान पर जाकर कार्य करते हैं, डेली के टूर ट्रैवलिंग्स करके कार्य करते हैं, तो वैसा भी आपके इस चार्ट में दिखता है। अब शुक्र यहाँ लाभ स्थान में, सप्तमेश द्वादशेश का लाभ में जाना, लाभ मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, कर्म हो रहा है। लेकिन एक तो ग्रह जहाँ का मालिक है वो स्थान अच्छा नहीं है, और ग्रह नीच का भी हुआ है। इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम तो हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रहे, यानी उनको देख के मज़ा नहीं आ रहा, मन से संतुष्टि नहीं हो पा रही है। आप इनके प्रोफेशन के चार्ट में देखेंगे कि प्रोफेशन के चार्ट में जो दशांश कुंडली है वहाँ शुक्र लगन में बैठा है, लेकिन वहाँ फिर से षष्ठेश और एकादशेश है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति और बुध के साथ है कि आप जो एफ़र्ट्स करेंगे अंततः वो एफ़र्ट्स आपके कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा। फिर नवांश में देखिए, नवांश में शुक्र फिर से षष्ठेश हो गया, यानी कि सभी वर्ग कुंडलियों में जो शुक्र की पोजीशन है वो एक अच्छी पोजीशन नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रह अगर अच्छे स्थान में बैठा है तो अच्छे स्थान का मालिक नहीं है, अच्छे स्थान का मालिक है तो अच्छे स्थान में बैठा नहीं है। तो शुक्र की दशा कहने को 20 साल की होती है, 2029 तक चलेगी। इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष देने वाली दशा है शुक्र की दशा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि ये आजकल बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। सर्विस इसकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं कह सकते, लेकिन संतुष्ट नहीं है। देखिए जो संतुष्टि वाली बात की थी मैंने वो यहाँ दिखती है। इनके मन मुताबिक इनको सर्विस कब मिलेगी? शुक्र में बृहस्पति की दशा चल रही है। देखिए शुक्र की महादशा का तो रोल बहुत अच्छा नहीं है, यानी ओवरऑल जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो आपको संतुष्टि नहीं देने को तैयार किसी भी परिस्थिति में। अंतरदशा बृहस्पति की है, अक्टूबर 19 से चली है। मैं समझता हूँ आपकी लाइफ का बहुत सुंदर समय जो चल रहा है वो अब चल रहा है, जून 22 तक, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो बहुत अच्छी सिचुएशंस में है। यहाँ बृहस्पति लगन में है, यहाँ भी बृहस्पति लगन में है, तो ये सिचुएशन अपने आप में बहुत अच्छी और मजबूत सिचुएशन है कि भैया जून 22 तक आप अन्य नौकरी के लिए ट्राई कीजिएगा, आपको अवश्य कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तरक्की के साथ मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो इसी दशा में आपको तरक्की भी होगी। तो अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो भाई साहब जिस नौकरी में आप हैं वर्तमान में आप उसी में कार्यरत रहिए, आपको यहीं तरक्की मिलेगी। जून 22 तक अवश्य तरक्की मिलेगी आपको, क्योंकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शुक्र की महादशा को देखो तो संघर्ष है। यहाँ कर रहे हैं नौकरी, दूसरी जगह जाएंगे, चौथी जगह जाएंगे, कितनी जगह भी आप नौकरी चेंज कर लीजिए, लेकिन एक संतुष्टि वाली बात तो आपकी कुंडली में ही नहीं है। इसका मतलब जहाँ भी जाओगे वहाँ इस प्रकार का ही माहौल बन जाएगा कि भैया संतुष्टि नहीं मिल रही है, काम चल रहा है, नौकरी चल रही है, सब कुछ। अब बृहस्पति की दशा में प्रॉब्लम कहाँ है? बृहस्पति को मैं नवांश कुंडली में देखता हूँ तो ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। द्वादश भाव में बृहस्पति मंगल की राशि में मंगल और शनि से दृष्ट है,
यहाँ बृहस्पति और बुध दोनों पीड़ा में। इस कुंडली में मुझे कोई चिंता नहीं झलकती सिवाय विवाह एवं वैवाहिक जीवन, इन दोनों के हिसाब से। ऐसे लोगों को बड़े सूझबूझ के वैवाहिक जीवन चल, अभी तो खैर उनकी उम्र 24-25 साल है, क्या पता इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा देखने में लगता है कि शादी शायद नहीं हुई है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दशाएं इनको अभी आई नहीं हैं पिछले समय के हिसाब से भी यदि मैं देखूं। वैसा आपने शादी का कोई सवाल पूछा नहीं है। ये अपने माता के प्रति कैसे रहेंगे, देखिए माता पिता दोनों के प्रति ये कुंडली ठीक है, कोई ख़राब कुंडली नहीं है। आजकल बच्चे अपने लाइफ में इतने ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन होते हैं, वो चाहते हैं लाइफ में बड़ा ऊंचा सक्सेस करें, उसके चक्कर में बच्चे लगे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं माँ बाप की सेवा करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा, प्रोफेशनली देखूँ तो ख़राब भविष्य नहीं है। प्रोफेशनली भले ही स्ट्रगल है, प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रगल से होता है, लेकिन तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चल रही है शुक्र में बृहस्पति, बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से है, और बृहस्पति यहाँ भी जो है वो लग्नेश होकर द्वादश में है। कभी कभी ऐसी दशाओं में व्यक्ति प्रयास करते हैं शादी के लिए, लेकिन इन दशाओं में कामयाब हो नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ अभी जून 22 तक इनको बहुत अच्छे संकेत हैं विवाह के, उसके बाद अगस्त 25 से और जून 28 के बीच में इनको बहुत अच्छे विवाह के संकेत हैं, लेकिन वैवाहिक स्तर को लेकर मैं यहाँ फिर संतुष्ट नहीं हूँ। बच्चा मांगलिक है, वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलान करके विवाह करें, यानी जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन बच्चे की कुंडली में है वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में ना हो। गुण मिलान पे कतई विश्वास ना करें, सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलान पर दें कि कुंडली का बल कितना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। चलिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ वाइज। अब ऐसे समय में बच्चा क्या रेमेडी करे, क्या पूजा पाठ करे जिससे उसको फ़ायदा मिले, लाभ मिले, वो जीवन में तरक्की करे। देखिए, मैं इनको एक तो पुखराज पहनने की सलाह दूंगा, ये इनके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए सभी से अच्छा रहेगा। आप चाहें तो इसे मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करना है इनको। देवी कवच का पाठ कैसे करते हैं, क्या तरीका है, कब करें, कैसे शुरू करें, उसके लिए मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, उसको ये पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो इनको देवी कवच उस प्रकार से करना होगा। तो एक बार एक पुखराज धारण कर लीजिए सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर में, और देवी कवच का पाठ इनको रोज़ाना नित्य प्रतिदिन करना है। तीसरा उपाय है शुक्रवार के दिन बर्फ़ी का प्रसाद लेकर माता रानी के मंदिर जाना है और माता रानी को भोग लगाकर वहाँ प्रसाद बांट देना है। थोड़ा बांट दें, थोड़ा घर पे ले आएँ, ऐसा इनको हर फ्राइडे वहाँ करना होगा। तो सिर्फ 2 रेमेडी बताई हैं, एक देवी कवच का पाठ दिन में सुबह एक बार, पुखराज एक बार पहन लीजिए, उसके बाद आगे पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसको लगातार पहन के रखिए और हर शुक्रवार का ये प्रसाद बांटिएगा। इन्हीं से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ की वो अगर आएंगी तो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए, तो आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जो है मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। हॉरोस्कोप देखें तो ओवरऑल ठीक है, घर परिवार से ठीक है, मान सम्मान से ठीक है, ज़मीन जायदाद पैसे से ठीक है, रहने के सुख से ठीक है, लेकिन वैवाहिक सुख के हिसाब से मज़ा नहीं आया चार्ट में। तो थोड़ा सा जो चीज़ें बताई हैं इनके बारे में उस पर थोड़ा सा सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। नमस्कार।